हेलो बच्चों। तो हम लोग अपना अध्याय 2 कंटिन्यू करेंगे आज फिर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परागकण स्त्री केसर संकर्षण, जिसे हम विशेषण भी कहते हैं या फिर पारस्परिक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ये प्रक्रियाएं क्या होती थी? लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया में नर युग्मकों का निर्माण होता है और गुरु बीजाणु जनन क्रिया में क्या होता है? मादा युग्मकों का निर्माण होता है। आज हमारा टॉपिक है परागकण स्त्री केसर। आज हम देखेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते कैसे हैं, कौन कौन से स्टेप्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो उसे हम नाम देते हैं परागकण स्त्री केसर संकर्षण, या फिर उसे हम निषेचन भी कहते हैं या फिर पारस्परिक क्रिया भी नाम देते हैं। इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके स्टेप्स लिखेंगे हम। देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। सबसे पहला होता है स्टेप इसमें वर्तिकांग से रसायन निकलते हैं। वर्तिकांग से रसायन निकलते हैं जिसके पश्चात परागकणों का अंकुरण प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इससे पहले तो क्या हो चुका है? नर युग्मक बन चुका है। ठीक है, और वो आकर कहाँ पर बैठ गया है? जायांग के वर्तिकाग्र पर आकर बैठ गया है। उसके बाद क्या हो रहा है? वर्तिकाग्र पर जब परागकण आकर बैठ जाता है तो वर्तिकाग्र को एक तरीके का सिग्नल मिल जाता है, उसे पता चल जाता है कि मेरे ऊपर अब आकर परागकण बैठ गया है। तो वो अपने शरीर में से एक प्रकार का रसायन निकालना शुरू कर देता है, जिसके पश्चात क्या होता है? परागकणों का अंकुरन, यानी कि अब परागकणों में से पराग नली या फिर जिसे हम पराग नलिका भी कहते हैं वो निकलना शुरू हो जाती है। तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे पराग कण के जनन छिद्र से, परागकण के जनन छिद्र से पराग नलिका अथवा इसे हम परागकण नलिका भी कहते हैं। परागकण नलिका या फिर परागकण नली, एक ही मतलब है, निकलती है। परागकण नली भ्रूण कोश के भीतर पहुंचती है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेप आपको समझ में आ गया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? परागकण का एक तरीके से अंकुरण की शुरुआत हो गई। और आपको पता ही है, ये वाला पॉइंट आप नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसे मिटा रही हूँ। आपको पता ही है, इस तरीके से एक तरीके का ये परागकण मैंने बनाया है, इसे बोलते हैं बाह्यचूल। ये हो जाती है आपकी यानी कि ये बाहरी आवरण है और ये आपका अंतःचूल है। आपको पता है कि ये बहुत ही सख्त होता है, ये बाहरी आवरण। ये मैंने किस चीज का चित्र बनाया है? परागकण का मैंने चित्र ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने चित्र के द्वारा समझाया था कि इस बाहरी आवरण में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छोटे छोटे छेदों को हम नाम देते हैं जनन छिद्र। क्या नाम देते हैं? जनन छिद्र नाम देते हैं। ठीक है, तो वही बात कह रहे हैं कि परागकण के जनन छिद्र से
पराग नलिका या फिर उसका एक और नाम है परागकण नली निकलती है। आप अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे तो आपको वो चित्र आपके सामने आ जाएगा। आपको मैं फिर से याद दिला रही हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको किताब की हर एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। अब जब वो परागकण निकली है, परागकण नली निकली है, तो वो किसके भीतर प्रवेश करेगी? वो बीजांडकाय के भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश करेगी। तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपना हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। परागकण नली में परागकण से दो नर युग्मक बनते हैं। एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक 2n से मिलता है तथा प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक 3n बनाता है। इसे त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी तक आपने देखा कि जनन छिद्र में से क्या हुआ, एक प्रकार की ट्यूब निकलनी, एक प्रकार की नलिका निकलनी शुरू हो जाती है। उस नलिका का नाम है परागकण नली, और वो कहाँ पर प्रवेश करने लग जाती है? वो भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। तो उसी दौरान क्या होता है, जो परागकण है, जो नर युग्मक है, वो दो भागों में, दो रूपों में टूट जाता है। कितने बन गए टोटल? दो नर युग्मक बन जाते हैं। तो जो पहला नर युग्मक है, ठीक है, वो किसके साथ मिला? वो द्वितीयक केंद्रक के साथ मिला। ठीक है, अब जब वो द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है तो वो बनाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, इसे अगर मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊं थोड़ा सा, ये क्या बनाया मैंने? वर्तिकाग्र बना दिया। ये आपका वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये आपकी वर्तिका है, और ये पूरा पोर्शन अंडाशय कहलाता है नीचे वाला। इस अंडाशय में ही आपका बीजांडकाय है, बीजांडकाय के अंदर भ्रूण कोश है, और आपको याद होगा ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, नीचे की ओर 3 कोशिकाएं रहती हैं। इन नीचे वाली 3 में से जो बीच वाली कोशिका है वो मेन होती है, जिसे हम मादा युग्मक भी कहते हैं, या फिर उसे हम अंड कोशिका भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अंड कोशिका भी नाम देते हैं। बीच में आपको याद होगा 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक 2n। ठीक है, यानी कि अगर उसकी हम गुणित रूप की बात करें तो वो क्या है? द्विगुणित रहता है, 2n के रूप में रहता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर परागकण पहुंच गया वर्तिकाग्र तक। अब इस परागकण का अंकुरण प्रारंभ हो गया, और जब उसका अंकुरण प्रारंभ हुआ तो उसने अपने में से एक नलिका बनाई, और वो यहाँ से प्रवेश कर गया, जो बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार यानी कि एक तरह का गेट है, दरवाजा है, जहाँ से वो नलिका इस भ्रूण कोश में अंदर प्रवेश करेगी। तो क्या हुआ? अंदर 2 नर युग्मक बने हैं इस पराग नलिका में। ठीक है, अब जो पहला नर युग्मक है वो किसके साथ मिल गया? इस 2n के साथ। तो क्या हो गया? एक n तो इस नर युग्मक का, और दूसरा ये 2n पहले से, यानी कि 2n प्लस n कितने बन गई है? 3n। तो अब जो नई चीज बनी है वो क्या है? वो त्रिगुणित है। क्या चीज हो गई वो?
त्रिगुणित कैसे? द्वितीयक केंद्रक, द्वितीय मतलब दो, दो केंद्रक है, 2n है। अब नर युग्मक के पास भी एक केंद्रक है अपना खुद का n, तो 2n। अब नर युग्मक के n के साथ जुड़ गया, 2n प्लस n हो गया, तो वो बन गए 3n। इसलिए यहाँ पर लिखा है एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक 2n से मिलता है तथा प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक 3n बनाता है। इसे हम त्रिसंलयन कहते, त्रि मतलब थ्री, तीन, तो 3n। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? त्रिसंलयन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बोर्ड एग्जाम का। मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। क्या हुआ, परागकण यहाँ पर वर्तिकाग्र के ऊपर आकर बैठा, वर्तिकाग्र में अपने में से रसायन निकलने शुरू हो गए, यानी कि एक तरीके का सिग्नल मिलना शुरू हो गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, ये परागकण जो था इसमें से एक प्रकार की ट्यूब निकलनी शुरू हो गई। अब कहाँ तक पहुँच गई? नीचे तक पहुँच गई, अंडाशय के नीचे तक, और वो नीचे से फिर कहाँ पे घुस जाएगी? आपके भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। तो फिर क्या हुआ, जो पहला नर युग्मक है वो 2n के साथ मिल गया, तो उसने एक नई चीज बनाई जिसका नाम होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, 3n जिसे कहते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? त्रिसंलयन। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, अगले पॉइंट को मैं आपको समझा देती हूँ। अगले पॉइंट में क्या होगा, एक नर युग्मक तो मिल गया इसके साथ 2n के साथ, जो दूसरा नर युग्मक है इस पाइप में वो आके इस मादा युग्मक के साथ मिलेगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, या फिर इसे हम कहते हैं संयुग्मन। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे, दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका जिसे मादा युग्मक भी कहते हैं के साथ मिल जाता है, जिससे युग्मनज, युग्मनज का आपको याद ही होगा इंग्लिश में नाम जाइगोट होता है, जिससे युग्मनज 2n का निर्माण, जिससे युग्मनज 2n का निर्माण होता है और इसे निषेचन अथवा संयुग्मन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले नर युग्मक की बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरा नर युग्मक जो है वो किसके साथ मिल गया? अब अंड कोशिका के साथ मिल गया। ठीक है, आपको याद होगा नीचे की ओर जो कोशिकाएं थी 3, उनमें से अगल बगल वाली सहायक कोशिका होती है और बीच वाली जो होती है वो अंड कोशिका कहलाई जाती है। ठीक है, तो दूसरा नर युग्मक किसके साथ मिल गया? मादा युग्मक, जिसे अंड कोशिका भी कहते हैं, उसके साथ मिल जाता है, जिससे क्या चीज बन गई? युग्मनज। ठीक है, और वो कैसा रूप है? 2n है। कैसा है वो? द्विगुणित है। 2n मतलब द्विगुणित का निर्माण होता है, और इसी प्रक्रिया को हम या तो निषेचन कहते हैं या फिर संयुग्मन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए त्रिसंलयन अलग चीज है और संयुग्मन अलग चीज है। संयुग्मन में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, इसे हम संयुग्मन कहते हैं। जबकि त्रिसंलयन में क्या होता है? पहला नर युग्मक किसके साथ मिल गया है? द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल जाता है, जिससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिसे हम 3n कहते हैं, इसका निर्माण होता है। तो त्रिसंलयन यानी कि 3 की बात हो रही है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका एग्जाम में। एक ही समय में एक नर युग्मक का
एक नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलना, द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलना तथा दूसरे नर युग्मक का अंडकोशिका मादा युग्मक के साथ मिलना, दोहरा निषेचन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये दोहरा निषेचन वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। या तो इसे दोहरा निषेचन कहते हैं या बहुत जगह इसे हम द्विनिषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। दोहरा और द्वि का मतलब एक ही है, यानी कि दोहरा का मतलब दो संख्या से ही है। तो एक ही टाइम में, एक ही समय में एक नर युग्मक तो द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल जाता है और दूसरा नर युग्मक अंडकोशिका के साथ मिलता है, यानी कि दो मिलान एक साथ हो रहे हैं, दो तरीके के निषेचन एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है दोहरा निषेचन, या फिर इसे हम द्विनिषेचन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, इन्हें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, अपनी एनसीईआरटी की किताब भी पढ़ना। यहाँ पर ये वाली निषेचन वाली प्रक्रिया खत्म होती है। एक चीज इसमें और पता होनी चाहिए आपको कि निषेचन के बाद क्या क्या बदलाव आते हैं। जो अंडाशय है बेटा, ठीक है, आप लिखते चलेंगे, परिवर्तित हो जाता है फल में। यानी कि जो अंडाशय था जरांग के भीतर, मादा भाग के भीतर, उसने कौन सा रूप ले लिया? फल में, यानी उसने फल का रूप ले लिया। अगली जो चीज है, जो बीजांड होता है अंडाशय के अंदर, उसने कौन सा रूप ले लिया? उसने रूप ले लिया अब एक बीज का रूप ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार से पुंकेसर और बाह्यदल, पुंकेसर और बाह्यदल जो होते हैं वो पुष्प से गिरकर अलग हो जाते हैं, पुष्प से गिरकर अलग हो जाते हैं। तो ये सभी बदलाव आते हैं निषेचन के बाद। क्या हुआ? जो अंडाशय था वो बदल जाता है फल में, बीजांड जो था वो बदल जाता है बीज में। ठीक है, और जो पुंकेसर और बाह्यदल जो होता है, एक पुष्प का भाग है, आप सबसे पहले वाली वीडियो में आपने देखा ही था कि पुष्प के बहुत भाग होते हैं, उनमें जो बाह्यदल होता है वो सभी क्या होते हैं? पुष्प से टूटकर या गिरकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, दो चीज और नोट कर लीजिए आज की वीडियो में। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन को हम कहते हैं पार्थिनोकार्य। ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुष्प में बिना निषेचन के भी फल का निर्माण होता है। उदाहरण अंगूर, केला, अनानास आदि। अगली जो चीज है वो है अनिषेक जनन, या पहले भी नोट कर चुके हैं हालांकि,
फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही केवल मादा युग्मक से भ्रूण और भ्रूण से संतान बन जाती है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपको और पता होने चाहिए। अनिषेक फलन, इसे कहते हैं पार्थिनोकार्य। यह एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें पुष्प में यानी कि फूल में बिना निषेचन, निषेचन शब्द का मीनिंग अब आपको समझ में आ गया होगा। निषेचन का मतलब होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम निषेचन। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुष्प में फूल में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, यानी कि ये एक तरह के कभी कभार होने वाली चीज़ें होती हैं और ज़्यादातर ये ऐसे फलों में होते हैं जिनमें बीज नहीं है। ठीक है, जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, अनानास। तो ये सारे जो फल हैं ये अनिषेक फलन दर्शाते हैं, यानी कि बिना निषेचन के ही इसमें फल का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके का एक दूसरी चीज़ है अनिषेक जनन। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं वो, अनिषेक जनन में अनिषेक फलन की परिभाषा लिख देते हैं और अनिषेक फलन में अनिषेक जनन, यानी कि वो एक दूसरे की गलत परिभाषा लिख देते हैं। अनिषेक जनन में क्या हुआ, बिना निषेचन के ही केवल, लिखा हुआ है केवल मादा युग्मक से भ्रूण और भ्रूण से फिर संतान बन जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन कौन दर्शा रहा है, इसके उदाहरण लिख लीजिए। अनिषेक जनन के जो उदाहरण है वो है कुछ मछलियाँ, ठीक है, कुछ छिपकली भी होती हैं, ठीक है, और आपकी हो गई हैं कुछ मधुमक्खियों की प्रजातियां। तो ये जो मैंने उदाहरण लिखे हैं ये मैंने लिखे हैं अनिषेक जनन के उदाहरण। तो यहाँ पर ये वाला वीडियो हमारा समाप्त होता है। बस इस चैप्टर का हमारा एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद हम अपने अध्याय 3 को पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।